हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम जो है हमारी जो बुक है घटना चक्र, जिसे आप लोग पूर्वालोकन के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर हमारी जो इकोनॉमिक्स की बुक्स है उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोट्स भी कर रहे हैं डिस्कस, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं इससे पहले 6 चैप्टर जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं इस पीडीएफ का भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि एक बार आप इसे सेल्फ स्टडी भी कर सके। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि है राजकोषीय नीति एवं राजस्व। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब हम राजकोषीय नीति और राजस्व के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम लोग फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, राजस्व नीति। और साथ ही साथ हम राजस्व की भी बात करते हैं, यानी हमारे कहते हैं रिवेन्यूज की बात करते हैं कि क्या हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी ट्रेजरी क्या है, इन सब की बात करते हैं। तो इसके ऊपर स्पेशल नीतियां बनाई गई है, ठीक है। जरा उनके बारे में पढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है। सरकार द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने हेतु, ये मेरी गलती नहीं है, ये फोटो की वजह से नहीं है, ये इसका प्रिंट ही ऐसा ही था बुक का, इस वजह से आई है, ठीक है ना। ये हेतु लिखा हुआ है, ठीक। तो सरकार द्वारा देश में स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देने हेतु राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन किया जाता है, यानी देश में क्या रहे, स्थिरता भी रहे और विकास भी हो। राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन बजटीय घोषणाओं के माध्यम से किया जाता है, यानी राजकोषीय नीति कैसे दिखाई जाती है, बजट की घोषणा करके। बजट में जो भी नीति होंगी उनका जो घोषणा होगी वही राजकोषीय नीतियों के लिए, फिस्कल पॉलिसीज के लिए क्या बनाती है, एक ढांचा तैयार करती है। राजकोषीय नीति के 4 उपकरण है, यानी इसको 4 तरीके से आप इनमें मेन फेरबदल करते हो। कर यानी टैक्स, सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर, ऋण एवं नई मुद्रा यानी कि क्रेडिट एंड न्यू मनी कह सकते हो आप, का निर्गमन कर यानी कि टैक्स उसके ऊपर, और सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य एवं नई मुद्रा, ठीक है, का निर्गमन, ये फुल स्टॉप है। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि जो ऋण है और क्रेडिट हम लोग देते हैं, और जो न्यू मनी मार्केट में निकाल के तय होता है ना, सरकार कुछ नए नोट निकालती है, कुछ नया मनी सप्लाई करती है, तो उस वो जो निर्गमन करती है, ये 4 मेन हो गए, कर हो गया, सार्वजनिक व्यय हो गया, ऋण हो गया और नई मुद्रा हो गई। अब अगर हम कर की बात करते हैं, तो कर क्या होता है, सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य भुगतान होता है, यानी सबको ये देना पड़ता है, चाहे आप एक इंडिविजुअल है चाहे एक बड़ी कंपनी है, सब ऋण देती है, जिसके बदले में सरकार किसी प्रतिपूर्ति का वादा नहीं करती। यानी सरकार के लिए ये कंपलसरी नहीं है कि आप अगर उन्हें कर देते हैं तो वो आपके बदले कुछ काम करे, सरकार के लिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। करों को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर। ऐसे कर जिन्हें दूसरों पर टाला जा सके उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, जबकि ऐसे कर जिन्हें दूसरों पर नहीं टाला जा सकता उन्हें प्रत्यक्ष कर कहते हैं, यानी जिसपे कर लगाया गया है, इम्पोज किया गया है, उसी को पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ये प्रत्यक्ष कर है। लेकिन यह इम्पोज किसी और पे किया जाता है, कोई और करता है, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स। प्रत्यक्ष कर में आ गया आपका इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इसके अंदर आ गया आपका ये इनडायरेक्ट जितने भी टैक्स होते हैं हमारे, जीएसटी है, वैट है, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो थे। कर की दर का निर्धारण के आधार पर करारोपण के 4 मॉडल हैं, यानी कि कर जो है 4 तरीके से लगाया जाता है, प्रगतिशील, आनुपातिक यानी रेशियो के हिसाब से, प्रतिगामी और अधोगामी। अब इन चारों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या है तरीका, यानी 4 तरीके से हम लोगों पे क्या करते हैं, कर लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रगतिशील करारोपण की, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जब आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में वृद्धि होती है तो ऐसे करारोपण को प्रगतिशील करारोपण कहा जाता है। यानी कि आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी इनकम 1 लाख थी तो 2% के दर से लग रहा था, जैसे ही 2 लाख हुई अब 4% कर दिया, इनकम बढ़ी, टैक्स का रेट भी बढ़ गया। वहीं आनुपातिक करारोपण की अगर प्रोपोर्शनल टैक्सेशन की बात करें, जब आय चाहे जितनी भी बढ़ जाए, यानी कितनी भी हो, दुगनी बढ़े तिगुनी हो, कुछ भी हो, परंतु कर की दर में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रणाली को आनुपातिक करारोपण कहते हैं। यानी कि 5% फिक्स कर दिया, अब इनकम आपकी कुछ भी हो उसका 5% आप दोगे, यानी एक फिक्स पोर्शन जो है, अनुपात जो है वो आपको देना पड़ेगा। वहीं प्रतिगामी करारोपण जो है रिग्रेसिव है, देखो ये तो नाम से ही पता चल गया, ये प्रोग्रेसिव है ये रिग्रेसिव है, तो इसका उल्टा ही होगा।
वहां पर क्या हो रहा था, इनकम के बढ़ने पर कर की दर क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ पर क्या होता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ कर की दर में कमी कर दी जाए, यानी आय बढ़ी तो ये 2% से 1% हो जाती, आय बढ़ी तो कर की दर कम कर दी, तो ये क्या कहलाता है हमारा रिग्रेसिव, इसे प्रतिगामी करारोपण कहा जाता है। वहीं अधोगामी यानी कि डिग्रेसिव की अगर बात करें, जब कर की दर एक निश्चित सीमा तक आय में वृद्धि के साथ बढ़े पर उस सीमा के बाद स्थिर हो जाए, तो उसे अधोगामी करारोपण कहते हैं। यानी कि एक लेवल तक तो इनकम के बढ़ने पर कर भी बढ़ेगा, लेकिन एक लेवल के बाद कर वहीं फिक्स हो जाएगा, कर उससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, इसके ऊपर इनकम चाहे कितनी भी बढ़े। जैसे इंडिया में भी स्लैब रेट है, स्लैब रेट में क्या स्लैब रेट में एक फिक्स कर दिया गया है कि लास्ट जो हमारी कैटेगरी बनाई गई है वहां तक आपका बढ़ाया जाएगा, उसके बाद कितनी भी बढ़ जाए उसके लिए एक फिक्स रेट हो गया। ठीक, इसके बाद हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है लेफर वक्र। अच्छा, मैं ये बता रहा तो भूल ही गया कि ये जो 7th चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 7, ये आपके लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले प्रीवियस कई सालों में इसमें से इस बुक के अंदर ही 250 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी हमारे पास 250 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सिर्फ अकेले इस चैप्टर के। तो जैसे इससे पिछला चैप्टर था उसमें सिर्फ 22 ही क्वेश्चन थे, तो यानी कि वो इतना ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, बट अगर 250 क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पिछले सालों में आए अगर किसी चैप्टर से, तो ऑफकोर्स ये इंपॉर्टेंट तो होगा ही होगा। तो लेफर वक्र की बात अगर हम करते हैं तो लेफर वक्र का प्रतिपादन यानी कि इसका जो दिया था, प्रेजेंट किया था, वो कौन थे, आर्थर लेफर, और उन्हीं के नाम पर लेफर कर्व इनका दिया गया है नाम। यह वक्र क्या दिखाता है कि कर की दर और कर से संग्रहित राजस्व के मध्य ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है, यानी कि कर की दर बढ़ाओगे तो मिलने वाला राजस्व जो है कम हो जाएगा, यानी आपको जो पैसा मिलता है लोगों की तरफ से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वक्र के अनुसार यदि एक सीमा के बाद, एक फिक्स सीमा तक की अगर हम बात करें तो कर बढ़ाओगे तो इनकम बढ़ेगी, पर एक सीमा के बाद कर की दर बढ़ा दी जाए तो राजस्व, तो कर राजस्व में कमी आने लगती है, यानी कर से जो हमारी इनकम होती है उसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, रिवेन्यू में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, इसके विपरीत यदि कर की दर में कमी की जाती है तो कर राजस्व में वृद्धि होती है, यानी टैक्स रिवेन्यूज में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण, कम दर के कारण कर चोरी में कमी आती है, सीधी बात है, अगर टैक्स कम होगा तो कोई भी आराम से पे कर देगा, अच्छा कमी तो टैक्स से पे कर दो। दूसरी बात यह है कि कर की दर व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ा देता है, जिससे कर आधार बढ़ जाता है। तो कर की दर अगर बढ़ेगी तो उससे वाणिज्य और व्यापार बढ़ेगा, तो इससे कर ज्यादा होगा, ये वाली बात हो जाती है। तो ये लेफर कर्व है। जैसे क्या बोला हुआ है कि 10% से 20% पे जब हम गए तब तक तो क्या हो रहा था, हमारा कर राजस्व जो है रेट के साथ, कर की दर के साथ राजस्व बढ़ रहा था। लेकिन इस पॉइंट के बाद जैसे ही आपने रेट बढ़ाया, तो रेट तो आपने बढ़ा दिया लेकिन इस राजस्व की प्राप्तियां जो है वो क्या हो गई, गिरने लग गई। तो यही हमारा लेफर कर्व बताता है। सेकंड जो पॉइंट था वो था हमारा सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं जरा इसके बारे में। पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादक, अनुत्पादक, कल्याण आदि पर किए गए व्ययों से है। यानी कि जितना भी आपका प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की हेल्पिंग यूनिट्स है, आपका कहते हैं जनता की भलाई है, रोड वोड बनाना है, इन सब पे जो भी खर्च किया जाता है बेसिकली, वो सारे के सारे सार्वजनिक व्यय पे आता है। व्यय को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, पहला प्रकृति के आधार पर, दूसरा उत्पादकता के आधार पर। तो अगर हम लोग प्रकृति के आधार पर करते हैं तो, प्रकृति के आधार पर करते हैं तो हमारा होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और पूंजीगत को कहते हैं कैपिटल। ठीक है, इसको हम लोग बोल, फिर जो अगर हम उत्पादकता के हिसाब से बताएं तो प्लानिंग एक्सपेंडिचर और नॉन प्लानिंग यानी गैर योजनागत व्यय। इसे कई जगह योजनेतर भी बोलते हैं, पर नॉन प्लानिंग हो गया। तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस तरीके से हमारा बांटा गया है। प्रकृति के आधार पर दो, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। उत्पादकता के आधार पर दो, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। राजस्व व्यय को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय को कैपिटल एक्सपेंडिचर, योजना को प्लान एक्सपेंडिचर, ये अनप्लान्ड या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो यहीं पर राजस्व व्यय की अगर हम बात करें, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो बेसिकली राजस्व व्यय वह व्यय होता है जिस, जो अपने स्वरूप में आवृत्ति यानी निश्चित अंतराल पर लगातार होने वाला होता है, तथा जिससे ना तो किसी के दायित्व में कमी आती है और ना किसी की संपत्ति का ह्रास होता है, जैसे वेतन और ब्याज। देखो, सीधी बात है, अगर आपको पैसे कमाने हैं, नहीं अगर आप खर्चा कर रहे हो,
ये यहाँ पर कमी दे रखी है, संपत्ति का ह्रास की बात नहीं होगी, वृद्धि होना चाहिए वैसे तो। अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो रूल होता है वो यही होता है कि जब मैं पैसा खर्च करूँ तो मैं अपना पैसा दो ही जगह पे खर्च करूंगा। या तो मैंने किसी से उधार ले रखा हो, मैं उस उधार को कम करने के लिए पैसा खर्च करूंगा, या तो मेरे को कुछ खरीदना है, कोई संपत्ति खरीदनी है, मैं उसको खरीदने के लिए पैसा खर्च करूंगा। तो राजस्व वह व्यय होते हैं जिससे ना तो मेरा उधार कम होता है और ना मेरी संपत्ति बढ़ती है। ठीक है, संपत्ति का ह्रास की जगह संपत्ति की वृद्धि होनी चाहिए थी। ना तो मेरे करों में कमी आती है, या ना तो मेरे उधार यानी दायित्वों में कमी आती है, और ना ही मेरी संपत्ति में वृद्धि होती है, जैसे वेतन और ब्याज। आप ब्याज कितना ही भर लो, उससे आपका लोन अमाउंट तो कम नहीं होने वाला है। ठीक है, और आपकी संपत्ति भी जो है बढ़ने नहीं वाली है। वहीं पूंजीगत व्ययों की अगर हम बात करें, तो ऐसा व्यय जो कभी कभी होता है तथा जिसके व्यय से किसी ना किसी संपत्ति का सृजन होता है या किसी ना किसी दायित्व में कमी आती है। यानी या तो उधार कम होगा, या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी बन के तैयार होगी। ऊपर वाले में हमने क्या कहा कि भैया ऐसा है, ना तो आपका उधार कम होगा, उधार में भी कमी नहीं आएगी, संपत्ति भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं या तो संपत्ति बनेगी, या तो मैं पैसा खर्च कर रहा हूं तो कुछ सामान बनाऊंगा, या तो मैं दायित्वों को यानी अपने उधार को कम करूंगा, दो में से कोई एक काम तो जरूर करूंगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय ये कहलाता है। जैसे कि ऋणों का भुगतान करूंगा, ब्याज का भुगतान करूंगा, दायित्व की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ऋण का भुगतान करने पर तो होगी। ऐसे ही वेतन देने पर मेरी कोई वो नहीं बनेगी, असेट नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैं बांध निर्माण करवाता हूं तो देश के लिए असेट बनेगा। ठीक है, वही योजना और गैर योजना यानी कि प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, तो देखो जब सरकार जो है पंचवर्षीय योजना बनाती है और कई अन्य तरह की योजनाएं बनाती है, तो उन योजनाओं पर जो खर्च किया जाता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जब किसी योजना के क्रियान्वय हेतु अथवा योजनागत निर्माण हेतु व्यय किया जाता है, यानी किसी प्लानिंग से रिलेटेड खर्चा किया जाता है, तो उसे योजनागत व्यय कहते हैं। जबकि योजनाओं के इतर यानी रख रखाव, प्रशासनिक यानी योजनाओं को छोड़कर उन योजनाओं के लिए जो खर्च किया गया वो तो योजनागत व्यय हो गया। लेकिन योजनाओं को सपोर्ट करने के लिए, रख रखाव के लिए या प्रशासनिक आदि पे जो खर्च किया गया उसे गैर योजनागत व्यय कहते हैं। वर्तमान में भारत में योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय लेखांकन को समाप्त करते हुए केवल पूंजीगत और राजस्व व्यय का ही लेखांकन किया जा रहा है। यानी अभी जब हम लोग बजट बनाते हैं तो उसका जो अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो बजट के अंदर हम लोग ये प्लानिंग और नॉन प्लानिंग को खत्म कर चुके हैं। अभी हम लोग सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू इन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, सार्वजनिक ऋण की, पब्लिक डेप्ट की बात करते हैं। किसी समय विशेष पर देश के ऊपर सकल ऋण दायित्व ही सार्वजनिक ऋण कहलाता है। यानी एक देश के ऊपर टोटल कितना ऋणों का दायित्व है, कितना लोन अमाउंट है, वही हमारा क्या कहलाएगा, सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण आंतरिक एवं बाह्य दोनों हो सकते हैं, यानी देश के अंदर के लोगों से भी लिया हुआ ऋण हो सकता है, बाहर से भी आप लोन ले सकते हो। देश के अंदर से अल्प बचत योजनाओं आदि से लिया गया ऋण आंतरिक ऋण होता है, यानी कि छोटी छोटी बचतें जो होती है उनसे जो आप ऋण लेते हैं। जबकि देश से बाहर से लिए गए बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, वाणिज्यिक उधार आदि बाह्य सार्वजनिक ऋण की श्रेणी में आते हैं। आप बहुपक्षीय ले सकते हो, यानी मल्टीपल लोगों से ले सकते हो, द्विपक्षीय ले सकते हो यानी आपके और दूसरी पार्टी के बीच में हो रहा है। आप वाणिज्यिक उधार ले सकते हो जिसमें एफडीआई, एफआईआई वगैरह होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई, इन सब चीजों के। आप कॉमर्शियल ले सकते हो, बिजनेस को सुधारने के लिए ले सकते हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले सकते हो, तो ये सारे बाह्य हो जाते हैं आपके। भारत का बाह्य सार्वजनिक ऋण, अगर हम भारत में कितना बाह्य है इसकी बात करें, तो भारत के प्रथम 2 तिमाहियों में बाह्य सार्वजनिक ऋण के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जबकि अंतिम 2 तिमाहियों के आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी आप बात कर सकते हैं कि मार्च से लेकर अप्रैल से, सॉरी हमारा साल तो अप्रैल से शुरू होता है ना, अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर, ये हम कौन करता है, ये आरबीआई लॉन्च करता है। जबकि अक्टूबर से लेकर नवंबर, हाँ अक्टूबर से दिसंबर, सितंबर तक ही तो होगा। जबकि अक्टूबर से सितंबर के बाद अगर आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, इनको कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय करता है। दिसंबर अंत 2020 में भारत का बाह्य ऋण 536.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यानी 2020 के दिसंबर के एंड में हमारा कितना था, 536.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर।
ये हमारे ऊपर लोन है, ये हमारे ऊपर उधार है दिसंबर 2020 के अंत तक। ठीक है, ये दिसंबर वाला है, किसने किया होगा? वित्त मंत्रालय का। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये कि स्टार्टिंग के जो 2 तिमाही होती है उसमें आरबीआई और लास्ट के दो तिमाही होती है उसमें वित्त मंत्रालय। समस्त बाह्य ऋण में लगभग 81.6% दीर्घावधि ऋण, जो कि 18.4% अल्पावधि ऋण था। यानी बाह्य ऋण का जितना भी है उसमें 81.6% तो ऐसा जो लॉन्ग टर्म के लिए लिया गया है, जबकि 18.4% जो है शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है। इन ऋणों में 51.9% ऋण अमेरिकी डॉलर में या फिर और तथा 36.9 ऋण जो है वो प्रतिशत ऋण रुपए में था। यानी इतना पैसा जो था 51% जो है वो अमेरिकी डॉलर के रूप में हमने लिया हुआ है, बल्कि इतना पैसा जो है वो रुपए के रूप में हमने लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि करेंसी का भी तो फर्क पड़ता है ना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाह्य ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा बाह्य वाणिज्यिक सुधारों 36.9 यानी ईसीबी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का रहा। यानी कि हम लोग वाणिज्य को सुधारने के लिए ले रहे हैं। इसके बाद एनआरआई जमाए यानी 24.9% जो है वो हमारा हिस्सा रही। चलिए अब हम लोग वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 12 का अनुच्छेद 280 भारत में वित्त आयोग का प्रावधान करता है। यानी भारत के फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करता है ये पूरा का पूरा। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों पर सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। अनुच्छेद के अनुसार यानी कि ये राज्य सरकार को भी दे सकती है, केंद्र सरकार को, ये दोनों को सुझाव दे सकती है और राष्ट्रपति द्वारा गठित की जाती है। अनुच्छेद के अनुसार संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्यों का प्रावधान होता है, यानी टोटल 5 लोगों की होती है। तो आप लोगों से पूछता है कि भारत के वित्त आयोग में कितने लोग हैं, तो 5 लोग हैं, जिनमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इसका गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने साल के बाद किया जाता है? 5 साल के बाद किया जाता है। कितने सारे क्वेश्चन तो आपके यहीं से हो गए। ये भारत के 12वें भाग के 280 के अनुच्छेद में है। अगर मैं वित्त आयोग के कार्य की बात करूं तो वित्त आयोग के 4 प्रमुख कार्य: पहला, विभाजनीय करों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटवारा करने संबंधी फॉर्मूले का निर्धारण। यानी कि कुछ ऐसे कर होते हैं जिनमें कुछ हिस्सा केंद्र सरकार का होता है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार का, तो वो कैसे बांटे, उसमें से उनकी जो इनकम है उसको वो कैसे बांटे। दूसरा, राज्यों को राजस्व सहायता अनुदानों का वितरण का सिद्धांत सुझाना। यानी बेसिकली आपकी जो आप कहते हैं वो है स्टेट है, आपका जो स्टेट है उसका जो टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो उस सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अनुदानों का वितरण जो है उसकी बात की जा रही है कि आपको बताया जाता है कि भाई आपको जो भी डोनेशन मिले हैं उनको किस तरीके से कहाँ पर यूज करना है। सुदृढ़ वित्त के संदर्भ में किसी भी विषय पर सुझाव देना, यानी फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट में ये आपको सुझाव दे सकता है कि आपको अपने फाइनेंस का कैसे अर्निंग करनी है, आपको कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है, सारी चीजों पे ये दे सकता है। और लास्ट, नगर पालिकाओं पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि हेतु राज्यों की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक सुझाव देना। यानी राज्यों की बेसिकली जो इनकम है उसको बढ़ाने पर ध्यान देना, जो भी पंचायत और नगर पालिकाओं से हो रही है। यह कार्य 73वें संविधान संशोधन यानी 73 का जो हमारा अमेंडमेंट था, 73rd अमेंडमेंट जो था 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। भारत में अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। हमारे टोटल 15 फाइनेंस जो है वो हुए, कमेटी बनी है। भारत सरकार ने राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की घोषणा की थी। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं 17 से है तो ये 22 में खत्म होगी, नेक्स्ट ईयर ये खत्म होने वाली है। जो कि हमारा 15वां वित्त आयोग था, इसके अध्यक्ष जो थे श्री NK सिंह थे और 4 जो दूसरे सदस्य थे वो कौन कौन से थे? अजय नारायण झा, ये भारत के पूर्व सचिव रह चुके, ये सदस्य थे। डॉक्टर अनूप सिंह जो कि सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर थे, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका। उसके बाद डॉक्टर अशोक लहरी लहड़ी होगा ना, लाहड़ी, ये अध्यक्ष थे गैर कार्यकारी अंशकालिक बंधन बैंक में। और डॉक्टर रमेश चंद्र सदस्य नीति आयोग, ये नीति आयोग के भी सदस्य रह चुके हैं। श्री अरविंद मेहता आयोग के सचिव हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य
सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख तक अपना पद धारण करेंगे। तो यानी 2022 तक की बात हो गई इनकी। 15वें वित्त आयोग द्वारा 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 2017 से अभी तक की बात हम कर रहे हैं। पहली रिपोर्ट वर्ष 2020-21 के लिए जो 1 फरवरी 2020 को संसद के पटल पर रखी गई, और दूसरी रिपोर्ट 2021 से 26 के लिए जो 1 फरवरी 2021 को संसद के पटल पर रखी गई, यानी इसी साल फरवरी के महीने में। 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021-26 के लिए जो रिपोर्ट दी गई उसमें मुख्य सुझावों में से निम्नलिखित कुछ चीजें हैं वो शामिल है, जरा हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करते हैं तो 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% बोला गया है। कहा कि भैया केंद्रीय जो भी केंद्र कर लेगा उसमें राज्यों का हिस्सा 41% रहेगा, जो कि 2020-21 के समान ही है, यानी पहले भी यही था। यह 14वें वित्त आयोग 2015-20 के सुझाव से कम है, यानी पहले 42% बोला गया था, 14वें वित्त आयोग के प्लानिंग में बोला गया था कि वो जो 5 साल का दे रहे थे उसमें उन्होंने क्या कहा था कि 42% होना चाहिए, इन्होंने क्या किया 1% कम कर दिया। ठीक है, इस 1% का समायोजन नए गठित जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है, जिन्हें केंद्र से धनराशि दी जाएगी। तो यानी हमने क्या कहा कि 41% राज्यों को दो और 1% जो बच रहा है हर राज्य का वो जम्मू कश्मीर वगैरह को आप दो। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है वित्त आयोग के बारे में कुछ मानदंड दे रखे वो पढ़ लेते हैं। 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 तक है। इन्होंने 20-21 में क्या किया है, एक रिपोर्ट दी और दूसरी 21 से 26 के लिए इकट्ठा बना के दे दी है। तो पहली बात आय का अंतर की अगर हम बात करते तो 50% इनकम 45-45 कर दिया इन्होंने। क्षेत्रफल 15-15-15 ही है अभी तक। जनसंख्या 1971 के हिसाब से 17.5 है, इन दोनों में जनसंख्या मेंशन की गई नहीं है। जनसंख्या 2011 के हिसाब से यहाँ पर 15.15 पॉइंट है। अब ये पता नहीं कि ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जननांकीय प्रदर्शन की बात करते तो इन्होंने 10% के प्रदर्शन की बात की, इन्होंने 12.5 की। वन क्षेत्रों की बात करते इन्होंने 7.5 मेंशन किया, इन्होंने शायद अपने रिपोर्ट में कोई बात बोली ही नहीं है। वन एवं पारिस्थितिकी की इन्होंने कोई बात नहीं की थी, इन्होंने 10% रखा है दोनों ही रिपोर्ट में। कर एवं राजकोषीय प्रयास कुछ नहीं था, 2.5 टोटल हमारा 100 हो गया। जो इन्होंने टोटल हमारे टैक्स की बंटवारे की बात की है, ठीक है, कि इतना परसेंट यहां होना चाहिए, इतना परसेंट यहां होना चाहिए, दे रखा है। नोट, ये जो हैशटैग दे रखा था 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसांख्यिकी परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 15वें वित्त आयोग में जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसी की जगह पर 2014-15 में उन्होंने कौन सा वर्ड इस्तेमाल किया था, जनसांख्यिकी परिवर्तन। और ये जो स्टार दे रखा है इसका मतलब ये है कि वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट में कर प्रयास यानी टैक्स एफर्ट का वर्ड यूज किया गया था, जबकि अब कर और राजकोषीय प्रयास दिया गया है। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या क्या है। आय का अंतर, सर्वाधिक आय वाले राज्य से किसी राज्य की आय की दूरी यानी अंतर, यानी सर्वाधिक सबसे इनकम वाला ज्यादा इनकम वाला जो राज्य है उससे किसी भी राज्य की के बीच में कितने का गैप है। जैसे मान लो पंजाब है, पंजाब का 100 है और दिल्ली का 86 है, कितने का अंतर आ गया 14 का, यही चीज बता रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, कितने का अंतर आ गया 14 का। उस राज्य का इनकम डिस्टेंस या आय का अंतर कहलाता है। 2016-17 और 18-19 के बीच 3 वर्षों के दौरान राज्यों के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी क्या होता है ना, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर उस राज्य के आय की गणना की गई है। जिन राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कम है उन राज्यों को बड़ा हिस्सा दिया जाएगा ताकि विभिन्न राज्यों के बीच बराबरी कायम की जा सके। तो जहां पर ज्यादा इनकम ऑलरेडी है, जिनकी जीएसडीपी ज्यादा है उनको क्यों ही सरकार कर ज्यादा बांटेगी, जिनकी कम है उन्हें बांटेगी। नेक्स्ट, जनसांख्यिकी प्रदर्शन, इसके ऊपर हमने बात की थी कि ये 2014 में वर्ड इस्तेमाल किया गया था, अभी क्या किया गया है इसकी जगह जनसंख्या वर्ड। आयोग के संदर्भ में की शर्तों में से यह अपेक्षित है कि सुझावों के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को इस्तेमाल किया जाए। उसी हिसाब से आयोग ने 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों को अपने सुझावों के लिए इस्तेमाल किया। जनसांख्यिकी प्रदर्शन के मानदंडों को जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। निम्न प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मानदंड पर अधिक अंक मिलेंगे, यानी जहां पर कम प्रजनन होगा वहां पर ज्यादा अच्छे नंबर मिलेगा।
वन क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो सभी राज्यों के कुल सघन वन क्षेत्र में किसी राज्य के वन क्षेत्र के हिस्से की गणना करना करके इस मानदंड को पहुंचा जाता है। यानी टोटल कितना एरिया वन का है, कितना एरिया राज्य का है, उसमें कितने परसेंटेज का वन है, ये सब इसके अंदर देखा जाता है। कर और राजकोषीय प्रयास, कर संग्रह की उच्च क्षमता वाले यानी जहां पर सबसे ज्यादा कर जो है जमा किया जाता है को इस मानदंड के जरिए पुरस्कृत किया जाता है। यानी जो स्टेट सबसे अच्छा कर जो है इनकम कर पाएगा, कर की इनकम को इकट्ठा कर पाएगा, उसके लिए इसकी गणना 2016, 17, 18, 19 के दौरान औसत प्रति व्यक्ति स्वयं कर राजस्व और औसत प्रति व्यक्ति राज्य जीडीपी के अनुपात के आधार पर की जाती है। वही अगर मैं अनुदान की बात करूं यानी कि आपको डोनेशन वगैरह जो मिलता है, राजस्व घाटा अनुदान 17 राज्यों को राजस्व घाटा समाप्त करने के लिए 2,94,514 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। स्थानीय निकायों को कुल 4,36,361 लाख करोड़ रुपए के अनुदान दिए जाएंगे। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, ताकि आप अपना राजस्व रेवेन्यू डेफिसिट कम कर सके। जिसमें से ग्रामीण एवं शहरी निकायों को कुल 4,27,911 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2.4 लाख करोड़ रुपए, शहरी स्थानीय निकायों को 1.2 लाख करोड़ रुपए और स्थानीय सरकारों के जरिए स्वास्थ्य के लिए 70,051 करोड़ रुपए राज्यों का स्थानीय निकाय हेतु अनुदान देने के लिए जनसंख्या और क्षेत्र को क्रमशः 90% और 10% का वेटेज दिया जाएगा। यानी कि क्या बोला हुआ है कि जनसंख्या के हिसाब से 90% और क्षेत्र को बेसिकली 10%। क्षेत्र के हिसाब से 10% का होगा हमारा वेटेज और जनसंख्या के हिसाब से 90% की वेटेज होगी। ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी अनुदानों के अतिरिक्त जो स्वास्थ्य संबंधी अनुदान है उनको छोड़ करके ये जो बोला गया ना 70,050, तो जो ज्यादा जनसंख्या वाले हैं उनको ज्यादा वेटेज मिलेगी। जिनका बड़ा एरिया है तो सिर्फ एरिया बड़ा होने से बात नहीं हो जाएगी, जनसंख्या ज्यादा होने के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? अनुदान ज्यादा मिलेगा। अब आपदा के लिए भी तो मिलता रहता है, आपदा जोखिम प्रबंधन आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार आपदा प्रबंधन फंड्स के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कास्ट शेयरिंग पैटर्न इस प्रकार है। किस तरीके से बोला गया है? पूर्वोत्तर और हिमालय राज्यों के लिए 90 और 10 का रेशियो होगा, यानी 90% राज्य से केंद्र देगी, 10% राज्य। अन्य राज्यों के लिए 75-25 का होगा कि केंद्र सरकार 75% फंड देगी जबकि ये 22%। राज्य आपदा प्रबंधन फंड का कोष 1.6 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा 1.2 लाख करोड़ रुपए और सिर्फ 0.4 लाख करोड़ रुपए जो है वो राज्यों का है। तो आप खुद ही समझिए 75-25 की बात हो रही है यहाँ पर भी इसी की बात हो रही है। 90% और 10%, ये केंद्र सरकार, ये राज्य सरकार। अब बात करते हैं हम लोग राजकोषीय घाटे की, फिस्कल डेफिसिट और ऋण स्तर। आयोग ने सुझाव दिया कि केंद्र 25-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4% करे, यानी आपकी जितनी भी जीडीपी है उससे 4% से ज्यादा जो है आपका कहते हैं फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, यानी राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए। राज्यों के लिए उसने राजकोषीय घाटे की सीमा जीडीपीएस का परसेंटेज को एक 22-21 में 4% और 2022 के 3.5% और 23-26 के लिए 3% करने का सुझाव दिया है। यानी जीडीपीएस का अभी जो है उससे बोला कि भैया नहीं ऐसा है, 21-22 से आप लोग 4% करो राजकोषीय घाटे को, अगले साल 3.5 की कोशिश करो और नेक्स्ट 3 सालों में 3% तक लाने की आप इसमें कोशिश करो। अगर राज्य पहले 4 वर्ष यानी 21-25 के दौरान उधारी की निर्दिष्ट सीमा का उपयोग नहीं कर पाता है तो वह बाद के वर्ष यानी 21 से 26 की अवधि में शेष के में उपयोग ना हुई राशि हासिल कर सकता है। यानी आपको एक राशि दी जाएगी, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते तो आप आगे के वर्षों में उन पैसों को ले सकते हैं। अरे यार ज्यादा ऊपर हो गया। आयोग के अनुसार केंद्र और राज्यों के लिए राजकोषीय घाटे के लिए सुझाए गए मार्ग से कुल देनदारी में कमी आएगी। यानी आयोग ने जो कहा है उससे कहा है कि टोटल डेटर जो होंगे वो क्या होंगे? कम होंगे। 2020-21 में केंद्र की देनदारी जीडीपी का 62.9% से कम होकर 25-26 के लिए 56.6% हो जाएगी। यानी आपके ऊपर उधारी क्या होगी? कम होती चली जाएगी। राज्यों की कुल देनदारियां 2020-21 के में 31.1% है, जो कि कम होकर के 30.5% हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि राज्यों का हो क्या हो, कम हो जाए। यहीं पर अगर हम बात करते हैं
तो 2021 से 26 के लिए जो अनुदान के लिए पैसे दिए गए वो कितने कितने दिए गए जरा देखिए। राजस्व घाटा अनुदान टोटल 2,94,514, स्थानीय सरकारों को अनुदान 4,36,361, शहरी स्थानीय निकाय 1,21,055, ग्रामीण स्थानीय निकाय 2,36,805 करोड़ रुपए तो है ही है। प्राथमिक स्वास्थ्य हेतु 70,051 जो हमने अभी भी पढ़ा, और इसमें 90:10 का रेशियो चल रहा था ना, केंद्र सरकार 90 और ये 10। आपदा प्रबंधन हेतु 1,22,601, आपदा प्रबंधन अनुदान राज्य का जो होगा वो कितना होगा 37,552, केंद्र सरकार देगी 1,21,000, ये देगी 37,552। क्षेत्र विशिष्ट अनुदान यानी किसी स्पेशल क्षेत्र को जो दिया जाता है 1,29,987, स्वास्थ्य के लिए 31,755, स्कूली शिक्षा के लिए 4,800, उच्च शिक्षा के लिए 6,143 करोड़ का, करोड़ तो है ही है, करोड़ आप साथ में लेके चल रहा। कृषि सुधारों के लिए 4 लाख नहीं 45,000, सॉरी 4 लाख कह रहा हूँ 45,000 करोड़। पीएमजीएसवाई सड़कों का रखरखाव, प्रधानमंत्री ग्राम जीएसवाई योजना, ग्राम सर्वोदय योजना और समथिंग लाइक दैट, यही है 27,539 करोड़। ग्राम सड़क योजना, अरे क्या मैं भी क्या बोल रहा हूँ, यही तो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 27,539 करोड़। फिर वहां पर क्या दे रखा है ज्यूडिशरी यानी जुडिशरी यानी अपने हमारे न्याय वगैरह वाले हिस्से के लिए 10,445 करोड़, आकांक्षी जिले और ब्लॉक्स के लिए 3,150 करोड़, 3,150 करोड़। राज्य विशिष्ट अनुदान जो होंगे वो 39,599 करोड़ के होंगे, और टोटल इस हिसाब से हम लोगों ने बात की कि 10,33,062 करोड़ रुपए जो है भारत में अनुदान के रूप में अलग अलग एरिया में दिए जाएंगे, जिनका बंटवारा हमने बात कर ही ली है। वर्ष 2020-21 से संबंधित सुझावों में निम्नलिखित तथ्य शामिल है। पहली बात, आय अंतर, इनकम डिस्टेंस, राज्य और आय के राज्य की आय और उस राज्य की उच्चतम आय के बीच के अंतर को आय इनकम डिस्टेंस कहा जाता है। यानी कि एक ही राज्य जो है, मान लो कि पंजाब जो है, पंजाब ने, या दिल्ली की बात कर लेते हैं कि दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली ने क्या किया 19-20 में 1,000 करोड़ कमाए, और ये अब तक की इसने सबसे ज्यादा कमाई, जबकि 20-21 में इसने 950 करोड़ कमाए। तो ये जो बीच का डिस्टेंस आया यही हमारा क्या हो गया आय अंतर, इनकम डिस्टेंस कहा गया। 2015-16 से 17-18 के बीच ये तीन होगा वर्षीय अवधि के दौरान औसत प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर राज्य की आय की गणना की गई, और जिन राज्यों के प्रति व्यक्ति आय कम होगी उन्हें विभिन्न राज्यों के बराबरी में लाने के लिए ज्यादा अनुदान दिया जाएगा, ज्यादा हिस्सेदारी दी जाएगी। जननांग के प्रदर्शन की अगर हम बात करते हैं तो आयोग के संदर्भ की शर्तों यानी टीओआर में यह अपेक्षित सुझाव देते हुए समय 2011 की जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार आयोग अपने सुझावों में केवल 2011 के जनगणना के आंकड़ों को शामिल करेगा। जननांगी प्रदर्शन के लिए 2011 के आंकड़ों के हिसाब से दिया जाएगा कि कहां पर बर्थ रेट कम वगैरह है, उस हिसाब से। वन एवं पारिस्थितिकी यानी कि किसी राज्य की कुल वन सघनता का सभी राज्यों की कुल सघनता में हिस्सा निर्धारित करके इस मानदंड को निर्धारित किया जाता है। यानी देश में टोटल वन कितना है और किसी राज्य का वन कितना है, तो उस हिसाब से इसकी बात की जाती है। कर प्रयास, जो यानी कि जिस राज्य से ज्यादा टैक्स इनकम हो जाएगी उसको क्या किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा। इसकी गणना 14-15 और से 16-17 के बीच 3 वर्ष के दौरान प्रति व्यक्ति के औसत कर राजस्व और प्रति व्यक्ति औसत राज्य जीडीपी के अनुपात के रूप में की गई है। सहायता अनुदान की बात करें तो 20-21 में राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिए जाएंगे। कौन कौन सा, राजस्व घाटा अनुदान, स्थानीय निकायों को अनुदान जो कि हमने यहाँ पढ़ा भी है, आपदा प्रबंधन अनुदान। आयोग क्षेत्र विशिष्ट और प्रदर्शन आधारित अनुदानों के लिए एक फ्रेमवर्क का भी प्रस्ताव रखता है कि उसके हिसाब से ही आप अनुदान दे। राज्य विशिष्ट अनुदान अंतिम रिपोर्ट में प्रदान किए जाएंगे, यानी राज्यों ने को कहा गया कि भैया जो विशिष्ट अनुदान दिए जाएंगे वो लास्ट वाली रिपोर्ट के हिसाब से आपको दिया जाएगा। राजस्व घाटा अनुदान की अगर हम बात करते हैं तो हस्तांतरण के बाद अनुमान है कि 20-21 में 14 राज्यों को कुल राजस्व घाटा जो है वो लगभग
74,340 करोड़ रुपए का रह जाएगा। आयोग ने इन राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान का सुझाव दिया है कि भैया अगर ऐसा रह जाता तो ये पैसा दे करके आप उनका घाटा कम करवा सकते हैं। वहीं पर विशेष अनुदान की अगर हम बात करें तो 3 राज्यों में 19-20 की तुलना में 20-21 में हस्तांतरण और राजस्व घाटे अनुदान में गिरावट का अनुमान है कि कुछ राज्यों में ये घाटा कम होगा। यह राज्य कर्नाटक, मिजोरम और तेलंगाना। आयोग ने इन राज्यों के लिए कुल 6,764 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का सुझाव दिया है कि अगर यहाँ का घाटा कम होता है तो आप इनको स्पेशल पैकेज देंगे। क्षेत्र विशेष के लिए अनुदान 20-21 में आयोग ने पोषण के लिए 7,735 करोड़ रुपए का सुझाव दिया है। अंतिम रिपोर्ट में निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विशिष्ट प्रावधान किए जाएंगे: पोषण, स्वास्थ्य, पूर्व प्राथमिक, जुडिशरी, ग्रामीण कनेक्टिविटी, रेलवे, पुलिस प्रशिक्षण और आवास। तो इन चीजों के लिए भी क्या दिया जाएगा? अनुदान दिया जाएगा। तो आप बस यही देख रहे हैं कि हमारी जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें गवर्नमेंट का जो टोटल पैसा है, जो रेवेन्यू इकट्ठा होकर के आता है, उसको वो कैसे कैसे बांटती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो जो हेल्प करती है, डोनेशन वगैरह देती है, अनुदान देती है, वो किस हिसाब से देती है। वो प्रदर्शन आधारित अनुदान, प्रदर्शन आधारित अनुदानों को के दिशा निर्देशों में निम्नलिखित शामिल है: कृषि सुधारों को लागू करना, महत्वाकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स का विकास, बिजली क्षेत्र में सुधार, निर्यात सहित व्यापार को बढ़ाना, शिक्षा के लिए इंसेंटिव्स और घरेलू अंतरराष्ट्रीय पर्यटन में संवर्धन। इन पांचों एरिया में जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे अनुदान मिलेगा। अनुदान की जो राशि है वो आपके कहते हैं परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी, इसीलिए अंतिम रिपोर्ट में आपको बताई जाएगी कि कितना किस राज्य को अनुदान दिया जाएगा। स्थानीय निकायों को अनुदान, अगर स्थानीय निकायों की बात करते हैं तो 20-21 स्थानीय निकायों के लिए 90,000 करोड़ रुपए तय किए गए कि स्थानीय निकायों को 90,000 दिए जाएंगे, जिनमें से 60,750 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय निकायों को 67.5% टोटल का, और 29,250 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों को यानी कि 32.5% टोटल अमाउंट का के लिए निर्धारित किए गए हैं। यह अनुदान डिवाइजेबल पूल का 4.31% है, यानी ये जो टोटल हमने पैसा दिया है उस टोटल पैसे का 4.31% है, जो वर्ष 19-20 में स्थानीय निकायों को दिए गए अनुदान से ज्यादा है। 19-20 में इस मद में अनुदान राशि डिवाइजेबल पुल का 3.5254% था, जो कि 87,352 करोड़ रुपए थी। इस बार 90,000 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि ज्यादा है, 4.31 है डिवाइजेबल पुल का। अनुदान जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर राज्यों के बीच में 90 और 10% के अनुपात में विभाजित होगी। यह अनुदान पंचायतों के 3 स्तरों गांव, ब्लॉक, जिला स्तर पर उपलब्ध होंगे, यानी अलग अलग लेवल पे पैसा बांटा जाएगा सरकार की तरफ से, यानी कि एक ही सरकार को, राज्य सरकार को ही उठा के पूरा पैसा दे दिया नहीं, जिस हिसाब से बांटा जाएगा ताकि लोगों तक ये पैसे की मदद जो है पहुंच सके और जिला जो है या राज्य जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। वहीं अगर हम बात करते हैं 2020-21 के लिए राज्य आपदा जोखिम प्रबंध कोषों को 28,983 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 22,184 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष को 12,390 करोड़ रुपए के लिए आवंटित किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि सरकार ने जो टोटल डिवाइजेबल पुल है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे यहाँ डिजास्टर्स वगैरह के लिए भी रखा हुआ है। अब यहां पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा हस्तांतरित करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा 100 में से, यानी प्रत्येक राज्य का कितना कितना हिस्सा है। दो रिपोर्ट आई हुई है, 15वीं रिपोर्ट 20-21 और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 21-26 के लिए। आंध्र प्रदेश का 4.111 है, वो घट के 4.04 हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भी घटेगा, 1.76 से 1.757। असम 3.13 से 3.128। तो देख रहे हैं आप सब में कमी ही आ रही है अभी लगभग लगभग कि केंद्र द्वारा हस्तांतरित करो यानी कितना कितना कर जो है बांटा जाएगा। बिहार 10.061 से 10.058। छत्तीसगढ़ 3.418 से 3.407। गोवा 0.386 से 386, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। गुजरात 3.398 से 3.478। तो आप ये कह सकते हैं ना कि वो कौन सा राज्य है जिसमें परिवर्तन नहीं किया गया, तो उनमें से एक तो गोवा हो गया, बाकी सारे अभी तक तो कम ही हो रहे हैं। अब यहां से हरियाणा को पहले 1.082 दिया जाता था, अब 1.093 दिया जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए 0.799 था जो कि अब 0.830 हो जाएगा।
21-26 के लिए जो प्लान बताया गया उसके हिसाब से। सेम झारखंड के लिए भी बोला गया कि उनमें भी कमी आई है। देन कर्नाटक 3.6 से 3.646 से 3.647। केरल ये 1 पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर 1.943 से 1.925। मध्य प्रदेश 7.886 से 7.850। महाराष्ट्र 6.135 से लेकर के 317, यानी महाराष्ट्र के लिए ये अनुदान क्या होगा, बढ़ेगा। हस्तांतरण करों में इसका हिस्सेदारी क्या होगी, बढ़ेगी। मणिपुर 0.718 से 0.716। मेघालय 0.765 से 0.767। तो आपको ये जरूर देख लेना है कि कौन सा घटा है कौन सा बढ़ा है। मिजोरम 0.506 से 0.500। नागालैंड का 0.573 से 0.569। ओडिशा 4.629 से 0.528। यानी कि इनके में भी क्या होगा, हस्तांतरण करों में कमी आएगी। जबकि पंजाब के हस्तांतरण कर में वृद्धि होगी 1.788 से 1.807। राजस्थान से 5.979 से 6.026। सिक्किम 0.338 से 0.338, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, यानी गोवा और सिक्किम में कोई चेंज नहीं आएगा। तमिलनाडु 4.189 से 0.479। तेलंगाना 2.133 से 2.102। त्रिपुरा 0.709 से 708। उत्तर प्रदेश 17.931, यानी सबसे बड़ा हिस्सा है इसके पास, तो 17.939, यानी जितने भी कर बांटे जाते हैं उनमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, उत्तर प्रदेश का है, जो हमारा हस्तांतरण कर है उसके अंदर। उत्तराखंड 1.104 से 1.118 और पश्चिम बंगाल 7.519 से 7.523। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये भी बन जाएगा कि सबसे ज्यादा हस्तांतरण कर का जो हिस्सेदारी है वो कौन से राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की है। और सबसे कम भी आप देख सकते हैं इसी के हिसाब से, मेरे ख्याल से सिक्किम ही है 0.388, सबसे कम यही है। इसके ऊपर गोवा था, पर वो मेरे ख्याल से गोवा इस तरह कम नहीं है, चेंज नहीं हुआ था, पर गोवा इतना कम नहीं है, 386 है। और ये कितना है, 388। तो सबसे कम का है गोवा में, 386 है ना उसका, तो गोवा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या था, राज्यों के हिसाब हस्तांतरण कर का विवरण किसके हिसाब से, हमारे 15वें वित्त आयोग के हिसाब से। अब जरा 14वें वित्त आयोग की हम बात कर लेते हैं, है क्या चीज। इसने अपनी रिपोर्ट 15 से 20 के लिए दी थी और इसीलिए अब 21 से 26 के लिए रिपोर्ट आई है। 14वें वित्त आयोग का गठन जनवरी 2013 में किया गया था तथा इसने अक्टूबर 2014 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक 5 वर्षों के लिए थी। इस आयोग द्वारा 42% राजस्व को राज्यों को देने की अनुशंसा की गई थी, जो 13वें वित्त आयोग की 32% की सिफारिश की तुलना में 10% अधिक थी। जो कि अभी फिर से 15वें वित्त आयोग ने क्या किया, 41% राज्यों को दो और 1% जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लिए रखो। इस वित्त आयोग ने राज्यों के मध्य राजस्व वितरण हेतु सर्वाधिक भार आय असमानता 50% पे जोर दिया था, यानी सर्वाधिक भार पर जोर दिया था कि भैया 50% से ज्यादा पे क्या करो, बंटवारा करो। 14वें वित्त आयोग के अनुसार सर्वाधिक वित्त प्राप्ति वाले राज्य कौन कौन से थे। सबसे ज्यादा फाइनेंस किन राज्यों को मिला, उत्तर प्रदेश को मिला, बिहार को मिला, मध्य प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को और महाराष्ट्र को। सबसे ज्यादा इन 5 राज्यों को वित्त का आयोग की तरफ से क्या मिला, वित्त फाइनेंस प्राप्त हुआ। जबकि सबसे कम किन को मिला, सिक्किम को, गोवा को, मिजोरम को, नागालैंड को और मणिपुर को, इनको 5 को सबसे कम मिला है। तो आप ये देख सकते हो कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार 5 सबसे ज्यादा पाने वाले कौन थे और 5 सबसे कम कौन से थे। इसी तरह ये जो लिस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है इसके अंदर से भी आप इस तरीके से बना लेना कि भैया 15वें आयोग के हिसाब से सबसे ज्यादा किसके थे और सबसे कम कौन से 5 थे। अब जो फाइनली हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमारे पास 15 वित्त आयोग है, 15 वित्त आयोग है, तो कौन से आयोग थे, कौन उनके, कब क्या उनका समय था गठन होने का, क्या उनके क्या कहते हैं अध्यक्षों के नाम थे और क्या उनकी क्या थी पॉलिसी की टाइमिंग थी, जरा इसको पढ़ लेते हैं। यानी कि इनकी रिपोर्ट कितने से कितने टाइम के लिए आई है। तो पहला बना था 1951 में, के सी नियोगी इनके अध्यक्ष थे, जो 1952 से 57 के लिए रिपोर्ट दी थी इसने। दूसरा 1956 में बना, जो कि के संथानम इनके अध्यक्ष थे, जिसका 1957 से लेकर के 62 के बीच में इसकी रिपोर्ट की समय अवधि थी। तीसरा 1960 में बना ए के चंदा, जो है ये इसके क्या थे, अध्यक्ष थे और इसने रिपोर्ट दी थी 62 से 66 के लिए।
चौथा था 1964 में बना था पीवी राजमन्नार, इसके अध्यक्ष थे, और 1966 से 1969 के लिए इन्होंने क्या किया था, अपना रिपोर्ट दिया होगा, समय अवधि इसकी रही होगी। ये लिस्ट तो आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पांचवे की अगर हम बात करते हैं तो 1962 में इसका गठन हुआ था, महावीर त्यागी जो थे इसके अध्यक्ष थे, और 1969 से 74 इसकी समय अवधि थी। छठवा 1972 के ब्रह्मानंद रेड्डी जो कि 1974 से 79 इसका इस हमारे छठे वित्त आयोग का वो था समय अवधि। सातवां वित्त आयोग जो था 1977 में बना था, जे एम शैलेट इसके अध्यक्ष थे, और ये 79 से 84 के लिए रिपोर्ट इसने दी थी। आठवां 1983 था जिसका वाई वी चौहान जो थे, वाई बी चौहान वो इसके अध्यक्ष थे, और ये 84 से 89 के लिए इसने वर्क किया था। नौवा वित्त आयोग जो था वो 1987 में हुआ था। एन के पी सालवे जो है वो इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और 1989 से 1995 के लिए इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। आप लोग परेशान ना हो, ये जितनी भी चीजें मैं वीडियो में बता रहा हूँ इसके लिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये पूरा पूरा लिख करके याद करना पड़ेगा या स्क्रीनशॉट लेके याद करना पड़ेगा। मैं इस पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट ये डाउनलोड करके पीडीएफ आप वहां से पढ़ सकते हैं या नोट्स बना सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दसवां जो है 1992 में बना था, केसी पंत इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, और ये 1995 से 2000 के बीच में इसका वर्किंग था। 11वां बना 1998 में, ए एम खुसरो इसके अध्यक्ष थे, 2000 से लेकर 2005 तक उसकी वर्किंग थी। 12वां बना 2002 में, सी रंगराजन इसके अध्यक्ष थे, 2005 से 2010 तक इनकी वर्किंग थी। 13वां जो था वो 2007 में था, विजय केलकर इसके अध्यक्ष थे, 2010 से 2015 के बीच इन्होंने क्या किया था, समय अवधि थी इसकी। 14वां बना था 2013 में जिसके वाई वी रेड्डी जो थे वो अध्यक्ष थे, 2015 से 20 के लिए इन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। और जो हमारा 15वां है जो कि 2017 में बना है, एन के सिंह की अध्यक्षता में, इन्होंने दो रिपोर्ट दी है, 20 से 21 और 21 से 26, जो कि हमने पढ़ा भी है कि कितने ज्यादा तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पर भी था आवंटन के हिसाब में भी हमने क्या किया था कि इन्होंने दो रिपोर्ट दी है, पहले रिपोर्ट के हिसाब से, ये दूसरे रिपोर्ट के हिसाब से। एक रिपोर्ट दी 1 साल के लिए, एक रिपोर्ट दी है 5 साल के लिए, तो ये इनका था। तो इसके साथ ही मैं अपना पार्ट 1 जो है इस चैप्टर का वो यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, जिसके अंदर हमने नोट्स सारे पढ़ लिए हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग अगले पार्ट से करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। टोटल 250 क्वेश्चन है, तो मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन पर वीडियो मैं करवा दिया करूं। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे, और उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि और ज्यादा क्या हो, हम लोग वर्क कर सके और आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स को भी ये देखना चाहिए तो प्लीज शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक हमारी भी पहुंच आए और हम और भी स्टूडेंट का फायदा पहुंचा सके। एंड बाकी वेट एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बी सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर योर टाइम।